नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौर। डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक न्याती, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके सफर को लेकर और आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री से जुड़ने की कहानी को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका डीएनएन इंडिया के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में। धन्यवाद सर, डॉक्टर अभिषेक न्याती मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को तो आज हर कोई जानता है, हर कोई इस चेहरे को जानता है, इस नाम को जानता है, मगर डॉक्टर अभिषेक न्याती बनने तक का ये जो सफर है ये कैसा रहा? क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनना और आपने उस सपने को हासिल किया है। ये सफर कैसे शुरू हुआ सर? आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? बेसिकली आप कहाँ से हैं और ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? जी, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ है वो भीलवाड़ा से ही हुआ है अप टू 10th क्लास तक मैंने शुरुआत जो थी वो हिंदी मीडियम स्कूल से करा था। उसके बाद मैंने थोड़ा टफ डिसीजन लिया और मैंने मीडियम चेंज करा। जैसा कि आपको भी पता होगा कि 10th के बाद जब 11th में जब हम एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं, लाइक कि हमको सब्जेक्ट चूज करना होता है कि हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि या तो हम इंजीनियरिंग बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, आर्ट स्ट्रीम करेंगे, विच स्ट्रीम यू चूज, हमको डिसाइड करना होता है। तो उस टाइम पे हमने डिसाइड करा कि मुझे बायोलॉजी में जाना है, डॉक्टर बनना है। तब उस टाइम पे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि उस टाइम पे मीडियम चेंज करना सबसे टफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी साइंस सब्जेक्ट ही अपने आप में काफी टफ माना जाता है। उसको देखते हुए फिर हमने मीडियम चेंज करा और मैंने उदयपुर से अपना हायर सेकेंडरी स्कूल 11th एंड 12th कंप्लीट करा था। उस टाइम पे मैंने मीडियम चेंज करने के बाद 11th एंड 12th उदयपुर से कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने 1 साल कोटा में नीट की तैयारी करी और विद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट में सिलेक्शन लिया। फिर मैंने मेरा जो बेसिक जो यूजी होता है, अंडर ग्रेजुएट जो होता है, एमबीबीएस जो होता है, वो मैंने एसएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से करा था जी। उसके बाद उसी टाइम पे विद इंटर्नशिप मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पीजी क्लियर करा, पोस्ट ग्रेजुएशन नीट पीजी, वो मैंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से करा, सब गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद मैंने डीएम जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए जो प्रिपरेशन करा था वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से मैंने डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंप्लीट करा। और उसके बाद अभी मैंने अहमदाबाद से अजमेर शिफ्ट होकर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ज्वाइन करा है। सर, अभी आपने अपने सफ़र के बारे में बताया, जितने भी अटेम्प्ट आपने बताए अपने जीवन के, करियर के, लाइफ चेंजिंग डिसीजन, सडनली बोर्ड चेंज करना, राजस्थान से अंग्रेजी के अंदर आप गए, इंग्लिश मीडियम में आप गए, आरबीएसई से सीबीएसई में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद सर हर चीज़ फर्स्ट लेवल के ऊपर, तो इससे पता लगता है कि शिक्षा के अंदर तो आप अव्वल रहे हैं। सर, ये डॉक्टर बनने का जो सफर है, इसके पीछे परिवार में कोई है जो डॉक्टर हैं या आप सिंगल ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को चुना और फर्स्ट हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया? जी, हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता। इवन नो वन इज मेडिकल शॉप भी नहीं है किसी ने, और किसी ने साइंस बायोलॉजी लिया ही नहीं है फैमिली में। आई एम द फर्स्ट वन। ये शुरुआत जो हुई थी, आई स्टिल क्लियरली रिमेम्बर कि जब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने कुछ बच्चों के ड्रीम्स के फॉर्म में एक न्यूज़पेपर में फोटो छापना स्टार्ट करा था। ये बात है 2007-2008 की जी। तब मैंने फर्स्ट टाइम पे ऐसे ही 7th क्लास के बाद जब मैंने रिजल्ट आया था, आई गॉट फर्स्ट रैंक, तो मैंने वहीं पे एज ए ड्रीम में डॉक्टर लिख दिया था। एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि क्या होता है डॉक्टर में, बस जस्ट सुना था। आई एम नॉट, ये भी नहीं पता था कि बस ये समझते थे भाई डॉक्टर इलाज करता है, ये नहीं पता कैसे जानना होता था, क्या जर्नी होती है, कितना टफ पार्ट होता है, ये मुझे नहीं पता था। बट ऐसे मैंने लिख दिया था। तो जब अखबार में जब वो आया, तो जो मेरे बड़े भाई हैं और जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी है, और वो सबसे मेरे लिए मोटिवेशन भी, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन भी नहीं है, तो वो और एक मेरे चाचा जी, उन्होंने कहा कि अब उनको छापा है, अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको पूरा करके आपको दिखाना है। और उसी दिन से ये हो गया था कि मुझे डॉक्टरी में ही जाना है। तो दिस इज द, आई कैन से कि दिस इज द
डिफाइनिंग मोमेंट। जी सर, अभी वर्तमान में आप अजमेर के आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, कैंसर का चयन करना और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में आना, इसके बारे में क्या? देखिए कि ये हमने देखा था कि जिस तरह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपनी खान पीन जो है, अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है उतना ही हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी होने लगी है, उतने ही हम देखते हैं कितनी आजकल खानों में मिलावट होती है। तो हम ये अश्योर ही नहीं कर सकते कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, कितना हम प्रीमियम ब्रांड यूज कर रहे हैं, कितना हम कॉस्ट यूज कर रहे हैं, बट उसकी प्योरिटी होगी हम अश्योर ही नहीं कर पाते। तो अब सब में, फ्रूट्स में आप देख लीजिए, वेजिटेबल्स में देख लीजिए, जिस तरह से इंजेक्शन से यूज करते हैं, जिस तरह से उनको नेचुरल के अलावा अलग तरीके से उगाया जाता है, सब में केमिकल्स यूज होते हैं। दे ऑल यूज द पेस्टिसाइड, दे कैन कॉज द कैंसर। तो बहुत ही सारी वैरायटी ऑफ इश्यूज हैं और मुझे लगता है कि अपने इंडिया में लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया से हम जैसे राजस्थान है या यूपी बिहार है, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल अभी तक उतना अप नहीं हुआ है, डेफिनेटली इज इम्प्रूविंग, बट इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि आज भी लोगों के पास में जाके, किसी के पास में जाके, भोपा जी के पास जाके उनको जाड़ा लगवाना होता है, किसी देवता के पास जाके उनको अंधविश्वास में आज भी जी रहे हैं। तो मुझे ये था कि उनके लिए एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर पाए, और जो गरीब तबका है, जो कि हम जानते हैं, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो काफी गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम सस्ते में इलाज प्रोवाइड कर सकें, उनकी सेवा में कर सकें। और जितना भी कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है किसी भी फैमिली के लिए, सिर्फ वो एक जो बंदा ग्रसित होता है सिर्फ वही परेशान नहीं होता, जबकि उसके सारे परिवार वाले, रिश्तेदार सब परेशान होते हैं, और ये एक पर्सन के लिए नहीं, पूरी परिवार की बीमारी के फॉर्म में नजर आता है। तो उन सबको आप कैसे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो पार्ट है, ट्रीटमेंट का पार्ट करेगा, बट आप कैसे उनको आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट के लिए अवेयर कर सकते हैं। काफी पेशेंट नाम से ही, कैंसर के नाम से, ट्रीटमेंट के नाम से ही भागने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है अब तो मरना ही है, तो हमें तो जब मरना हो तो मर जाएंगे। तो काफी उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकें, किस तरह से उनके पॉजिटिवनेस ला सकें कि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है कि कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जैसे कि हम देखते हैं कि आज के 15 साल पहले जैसे मोबाइल फोन्स नहीं थे, आज देखिए हम हमारे स्मार्टफोन से हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम कोई भी एक्टिविटी, जैसे यूपीआई का एग्जांपल दीजिए, यहाँ से बैठे हम विदेश पैसा भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में, ऑनलाइन बुकिंग में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसे आप मान लीजिए रिसेंटली 2 साल में एआई आ गया है, एआई ने कहां से क्या अभूतपूर्व बदलाव कर दिया। उसी तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट में लास्ट के 20 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है कि कहां से जो हम मतलब मान लेते कि बीमारी होगी मतलब खत्म हो जाएंगे, उसमें आज एक सिंपल सा एग्जांपल है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया करके ब्लड कैंसर टाइप होता है, जो 2000 में उसकी एक दवाई बनी थी, इमैटिनिब, सिंपल दवाई का नाम था। तो उससे पहले तक वो लोग 6 महीने से ज्यादा नहीं जीते थे, लेकिन अब वो लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं उस एक दवाई के साथ में। जैसे हम डायबिटीज, बीपी की दवाई लेते हैं, वैसे ही उन दवाइयों के साथ में बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं। तो इस तरह से काफी कैंसरों में डिपेंडिंग किस स्टेज पे डायग्नोस होता है, कौन सा कैंसर है और क्या ट्रीटमेंट हम अवेलेबल करते हैं, उसके बेस पे काफी लोगों में कैंसर मुक्त भी हुए और काफी लोग हमारे पास आते भी हैं जो बिल्कुल ठीक है। ऑल ओवर हम यदि बात करें तो अभी भी हम लोगों में कैंसर अवेयरनेस की कमी है। लास्ट स्टेज पे लोग पहुंचते हैं और उसके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है। सर, आप जिस फील्ड से हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उसका कितना महत्वपूर्ण कैंसर के अंदर योगदान है? देखिए, अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी का बात करें तो अगर कैंसर का आप ये कहें कि सबसे कॉमन ट्रीटमेंट पार्ट है वो ही कीमोथेरेपी होता है। क्योंकि आप इंडिया में अगर पर्सपेक्टिव बात करें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट एडवांस स्टेज में ही आते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो कुछ कैंसर को छोड़ते लगभग सभी कैंसरों में कीमोथेरेपी का रोल होता है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट सबसे बड़ा है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि हमारे देश में लोगों में अवेयरनेस कम है, या उनको पता होता तो भी वो अपनी बीमारी छुपाते हैं, पर्टिकुलरली स्पेशली इन फीमेल, जैसे उनको ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, कुछ प्राइवेट पार्ट्स में जो कि लोग कंफर्टेबल नहीं है आज भी बात करने के रिगार्डिंग कि हम अपने परिवार वालों से ही बात कर पाएं या हम डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा पाएं। इतनी वो लोग अवेयरनेस नहीं है ना, वो या डरते हैं या उनको शर्म है कि हम ऐसी चीजों को कैसे बाहर निकालें। तो उस वजह से वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं। तो जब वो 4th स्टेज पे आ जाते हैं या ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे उनका ऑपरेशन
संभव नहीं है या कुछ स्टेज पे रेडिएशन संभव नहीं किसी कारणों से, तो कीमोथेरेपी सिर्फ इकलौता ऑप्शन उनके पास बचता है। तो सबसे बड़ा रोल मेडिकल ऑन्कोलॉजी का रहता है इन कैंसर ट्रीटमेंट। सर अभी हम कैंसर की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि खान पान बहुत पेस्टिसाइड्स दवाइयों सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, मगर अभी वर्तमान में हम देखें तो छोटे बच्चों से लेकर यानी हर उम्र के अंदर कैंसर को यदि हम एक महामारी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है भारत में। इट इज महामारी। कैंसर एक जैसे डायबिटीज कैपिटल इंडिया है, इंडिया इज बिकमिंग टुवर्ड्स अ कैंसर कैपिटल आल्सो। जिस तरह से हमारे देश में नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज। हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है बट हमारे रेट जो है पर पॉपुलेशन कैपिटा भी हम बहुत आगे हैं कैंसर। तो सर ये अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। तो ये होने का क्या कारण है? कम उम्र के बच्चों में कैंसर होने का यदि हम बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, चैनल पे जो देख रहे होंगे लोग, उनके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि कम उम्र के बच्चों में भी अभी कैंसर डेवलप हो रहा है, तो इसका कोई मुख्य कारण या मेडिकल के अंदर अभी समझ आया हो या आप कुछ समझाना चाहते हैं? देखिए, एक सब में एक मिसकंसेप्शन होता है या सब लोगों को ये लगता है कि जैसे काफी लोग हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर हम तो शराब भी नहीं पीते, हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, हम गुटखा तंबाकू भी नहीं खाते, हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते, फिर भी हमको कैंसर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों से कैंसर होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि आजकल जिस तरह से केमिकल्स हम यूज हो रहे हैं, जो हम एयर पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है, और काफी लोगों में क्या होता है कि इन कुछ जैसे कोई रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा है, किसी का पॉल्यूशन ज्यादा है, किसी के इन खान पीन की वजह से कोई टॉक्सिक एलिमेंट लेते हैं, या कुछ में जेनेटिक भी कैंसर्स होते हैं कि पारिवारिक चेंजेस आते हैं, आनुवंशिक बदलाव आते हैं, और किसी और कारण की वजह से जिसमें कि एक परिवार में किसी में सिर्फ कुछ कण था जो कि दूसरे में एक्सप्रेस होगा तो ही कैंसर होगा। जैसे मान लीजिए वो वहां से थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट वो लेके आए लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं करा कि उनको कैंसर हुआ, लेकिन दूसरे में जिसमें और कोई किसी ने स्ट्राइक करा या कोई और डैमेज हुआ उससे कैंसर डेवलप हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो जिसमें आनुवंशिक जो फैमिलियल डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं, या अदर कारणों से होते हैं जो कि इन सिर्फ जिनका किसी अल्कोहल, स्मोकिंग या गुटखा तंबाकू से लेना देना नहीं होता। जैसे आप सिंपल सा ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में इन चीजों का इफेक्ट बहुत ही कम है। ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कि हम ये कहते हैं कि जैसे आजकल लेट एज पे मैरिजेस होना, लेट एज पे प्रेगनेंसी होना या बच्चे नहीं होना, ये सब भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ऐसा जैसे कि पुरानी महिला में आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कम होता था, उसका एक रीजन था कि वो उनकी जल्दी शादी होती थी, बच्चे ज्यादा होते थे और ज्यादा टाइम प्रेगनेंसी पे रहते थे। दिस इज ऑल हार्मोनल डिपेंडेंट। तो वो एक जो था वो उनको प्रोटेक्शन देता था ब्रेस्ट कैंसर की तरफ से कि जितनी ड्यूरेशन पे आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, जैसे आजकल देखते हैं कि काफी वर्किंग फीमेल्स होती हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन बहुत कम करते हैं और बहुत जल्दी में अपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर बनने का। जी सर, बहुत सारे लोगों में ये भी सवाल और जिज्ञासा होती है, जैसा लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कैंसर जो है कोई वंशानुगत बीमारी की श्रेणी में भी आता है कि परिवार में किसी को हुआ है, तो जैसे डायबिटीज के लिए कहते हैं कि माता पिता में से किसी को है तो होगा, तो कैंसर के साथ भी ये एप्लीकेबल होता है? ये यस, सब कैंसर उसमें नहीं होता, बट देयर आर सम कैंसर जो कि फैमिली टू फैमिली ट्रांसमिट होते हैं। जस्ट कि मैं, और ऐसा भी नहीं कि एक अगर मदर को तो 100% चांसेस है कि ऐसा नहीं है, और ऐसा दूसरे बच्चों को भी ऐसा नहीं है। ऐसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। उसमें जेनेटिक होता है, ब्राका करके एक जीन होता है, वो ट्रांसमिट होता है। तो हम उसकी टेस्टिंग भी करते हैं पेशेंट्स में। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बच्चियां हैं या उनकी सिस्टर्स हैं या उनकी मदर्स हैं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन है या सेम जनरेशन से, डिपेंडिंग की कितनी ग्रेड पे, मतलब जनरेशन कैलकुलेट करते हैं कितना क्लोज जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव है, उनका डॉटर ही क्या है, उसके हिसाब से हम उनको स्क्रीनिंग और अदर इन्वेस्टिगेशन जल्दी की उम्र पे हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी जल्दी एज में स्क्रीनिंग चालू कर दें। तो उनको होगा या नहीं होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देयर इज अ चांसेस कि उसमें हो सकता है, बट डेफिनेटली होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट अगर हुआ तो हम उसको जल्दी स्टेज पे पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर्स है, कोलोन कैंसर्स है, तो इन कुछ कैंसर्स में ऐसा है कि जेनेटिक चांसेस भी हो सकते हैं, बट हर कैंसर जेनेटिक होगा ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों में ऐसा भी मैंने कुछ पेशेंट्स को सुना है कि सर ये इनको कैंसर है तो हम इसके आसपास रह नहीं रहे, हमको तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक कोई फैलने वाली बीमारी नहीं कि टच से फैल जाए या किसी के कांटेक्ट से फैल जाए या साथ खाने से फैल जाए।
वो ऐसा नहीं है। जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कोरोना एक एग्जांपल था जो कि पास में बैठने से भी ट्रांसमिट था। कैंसर उस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जी सर, कैंसर को लेकर के बहुत सारी जानकारियां आपने साझा की। सर कोई ऐसी बात जो, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम चला रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें फ्री ट्रीटमेंट भी हो रहा है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में भी आपने बताया कि बहुत सारी योजनाओं के तहत इलाज दिया जा रहा है। सर आप ऐसा क्या अवेयरनेस के लिए कोई हो जो कैंपेन चलाना चाहिए, या कोई मुहिम ऐसी है जो लोगों में अवेयरनेस के लिए चलाना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ विचार रखते हैं कि ये जागृति होनी चाहिए या इसके माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहिए, ऐसा कोई विचार आपका? जी जरूरी है, क्योंकि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, जिस तबके से करते हैं, वहाँ बहुत ही भ्रांतियां हैं। जैसे कि हर पेशेंट जो हमारे पास आता है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में बायोप्सी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कैंसर को कंफर्म करने के लिए। लेकिन काफी लोगों में ये भ्रांति है या ये मिसकंसेप्शन है कि जब भी हम बायोप्सी करते हैं, जैसे बायोप्सी एक सुई से जांच करने जैसा प्रोसीजर, जिसमें हम कैंसर के जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है उसका थोड़ा टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजते हैं। उसमें बहुत मिसकंसेप्शन है कि साहब इसको लेंगे तो फैल जाएगा, यहाँ से वहां फैल जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मल्टीपल रिसर्च में प्रूवन है। बट मुझे पता है कि किन लोगों ने फैलाया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे काफी ऐसे लोग हैं जो ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और वो अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए या अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसी चीजें चलाते हैं जो कि बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे शख्सियत कार्यक्रम में मौजूद थे आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी या यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक न्याती, जिनसे हमने बहुत सारी कैंसर को लेकर जानकारियां ली, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे साथ साझा की। अगले शख्सियत कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।